नोट कर लिए इतना। देखिए, इसके पहले जो पढ़े थे हम लोग, वो ये था कि मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो इसके पहले की जो पढ़ाई है उसमें हमने सीखा है कि मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ। मनोविज्ञान का जन्म, ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने ये आपको ये बताया है इसमें, मनोविज्ञान का जन्म ये टॉपिक जो है इसमें आपको बताया गया शुरू से, आरंभ से, कि मनोविज्ञान की कुल कितनी शाखाएं हैं, 14 शाखाएं हैं। उसमें से मनोविज्ञान की जो आधुनिक शाखा उसका नाम क्या है, परामनोविज्ञान है। मनोविज्ञान में मुख्य रूप से एक टीचर को क्या क्या पढ़ने चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होगा, 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक, अर्थात कुल मिलाकर ये बोलें तो एक बालक के विकास और वृद्धि दोनों का संपूर्ण अध्ययन करना होता है। वो किसके अंतर्गत आएगा, बाल मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या सीखेंगे कि एक टीचर कितने गुणों से युक्त होना चाहिए जिससे एक व्यवस्थित कक्षा को अच्छे से डिलीवर कर सके। ठीक है, टीचर के सामने चुनौतियाँ होती हैं। क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है, सबसे बड़ी चुनौती ये होती है मटेरियल तैयार करना, टीचिंग मटेरियल तैयार करना। जैसे अब ये आपके सामने जो मटेरियल लिखा हुआ है इसको पहले बनाना पड़ता है। आज आपको ये बड़े आसानी से मिल जा रहा है, मैंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया है तब जा करके अपना प्रिपेयर नोट्स बनाया है। ऐसे आप भी जब एक क्लास में पढ़ाने जाएंगे एज ए टीचर, तब आपको भी प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। उसके लिए टीचिंग मटेरियल्स होते हैं वो लेकर जाना पड़ेगा। कहीं चार्ट बनाने पड़ेंगे, कहीं ग्राफ्स लेके जाने पड़ेंगे, कहीं वो आता है टेबल का खगा घा वाला लेकर जाना पड़ेगा। आपको बच्चों के सामने रखना होगा, प्रस्तुत करना होगा। ये सभी ज्ञान कि शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सके, उसकी डिलीवरी अच्छे कैसे हो, ये सबसे बड़ी ज्ञान की जो बात है एक टीचर के लिए, वो एक सबसे बड़ी चुनौती भी है। और हर कोई टीचर इन्हीं गुणों से युक्त होना चाहिए और ये हर टीचर के लिए एक चुनौती होती है। तो सबसे बड़ी समस्या है मटेरियल तैयार करना। उसके बाद क्या समस्या आती है, जो बालक होता है वो बहुभाषी पृष्ठभूमि वाला होता है। बहुभाषी पृष्ठभूमि का मतलब है कि एक क्लासरूम में कई प्रकार की भाषा बोलने वाले लड़के होते हैं और आप जब पढ़ा रहे होते हो तो आप किसी एक ही भाषा में पढ़ाते हैं। तो हर बालक आपकी उस बात को समझ जाए, इसके लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक टीचर को तैयार किया जाता है और टीचर को तैयार करने के लिए जिस भाग का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो हमें पहले पढ़ना है बाल मनोविज्ञान, दूसरा क्या पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये हो गया। उसके बाद में आता है कि मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ। तो मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ, इसमें मैंने आपको बताया था कि वैसे तो मनोविज्ञान हिंदी शब्द, इसका अंग्रेजी शब्द होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग है किसने किया था, रुडोल्फ गायकले ने। लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर पाया था। व्याख्या किया था किसने, एम.एफ. लांचे ने। और एम.एफ. लांचे ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भौतिकवाद का इतिहास। उस भौतिकवाद के इतिहास में एम.एफ. लांचे ने साइकोलॉजी शब्द का विस्तृत वर्णन किया। लेकिन अगर हम ये कहें कि साइकोलॉजी शब्द आया कहाँ से, तो उसका उत्तर होगा कि साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी और लोगस दोनों का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। तो यूँ अगर समझा जाए सीधे शब्दों में तो साइकोलॉजी शब्द का सीधा अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। लेकिन अन्य दार्शनिकों के अलग अलग विचार हैं जो इस मनोविज्ञान को लेकर के दिए गए हैं। जैसे रूसो का एक विचार था, रूसो ने कहा था कि मनोविज्ञान वास्तव में पहले दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, बाद में ये धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाने में समर्थ हुआ और आज एक विज्ञान की तरह अलग हो गया है जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी अलग पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ लोगों के और विचार हैं। एक और बात याद रखने वाली है इसमें कि बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बाल विकास के क्षेत्र से थोड़ा छोटा है। यानी बाल विकास का क्षेत्र बाल मनोविज्ञान से कहीं अधिक विस्तृत है, जबकि बाल मनोविज्ञान बाल विकास के कंपेयर में छोटा है। ये लाइन याद रखने वाली है, एग्ज़ाम में कभी कोई पूछ लेता ट्रू एंड फॉल्स में, इसे भी याद रखेंगे हम लोग। स्किनर ने कुछ कहा था, क्या कहा था स्किनर ने?
नहीं, ये स्टेटमेंट बाल विकास का जो क्षेत्र है वो बाल मनोविज्ञान से अधिक विस्तृत है, ये कथन स्किनर का नहीं। स्किनर ने क्या कहा था लास्ट में? कल आपको बताया था ना, मैंने कल बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? भूल गए, पढ़ के नहीं आए इसका मतलब। अगर ऐसे ही लापरवाही करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो छोटा छोटा लग रहा है कि ये छोटे छोटी चीज़ें हैं, आगे चल के यही पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा। हाँ, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो ऐसे मनोविज्ञान के जन्म को लेकर के अगर हम बात करें तो पहला लाइन यही याद रखना है कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी में दो वर्ड हैं, एक साइकी और एक लोगस। ये दोनों लैटिन भाषा के वर्ड हैं, वहीं से आए हैं। इनका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गैकले ने किया था। बाद में इसका विस्तृत अध्ययन और वर्णन किसने किया? एम.एफ. लांचे ने, और वो भी अपनी पुस्तक में किया था। का नाम है भौतिकवाद का इतिहास। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है कि भौतिकवाद का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है? उसका उत्तर होगा एम.एफ. लांचे। फिर इसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मनोविज्ञान का प्रायोगिक विकास। मनोविज्ञान से परिभाषाएं आपको हम बता चुके हैं, कई परिभाषा बताई। जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा था कि ये 21वीं शताब्दी बच्चों की है। फिर उसके बाद में आपको हमने वुडवर्थ के स्टेटमेंट बताए हैं। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान वास्तव में आत्मा का त्याग है, मन का त्याग है, मस्तिष्क का त्याग है, चेतना का त्याग है, वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए है। ये कथन वुडवर्थ का है। ऐसे वुडवर्थ ने एक और स्टेटमेंट दिया था, क्या था? व्यक्ति की क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन। यस, व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट वुडवर्थ का है। तो वुडवर्थ के कई स्टेटमेंट है, ऐसे अन्य वैज्ञानिकों के अपने अपने विचार हैं। उसमें 14-15 फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मनोविज्ञान का प्रायोगिक विकास। प्रायोगिक विकास का क्या तात्पर्य है? देखो, कोई चीज़ पहले ना कल्पना में होती है, इमेजिनेशन होता है। कोई चीज़ हम सोचते हैं तो पहले उसका ब्यौरा मस्तिष्क में तैयार होता है। तो जब एक बार आपने सोचा तो वो आपका मस्तिष्क उस पर काम करने लगता है। तो आपकी कल्पना, कल्पना से आएगा चिंतन, चिंतन जब आप करेंगे तो आकृति बनेगी मस्तिष्क में। पर मस्तिष्क में कल्पना और चिंतन ये क्रियाएं होने से कोई चीज़ व्यवहारिक नहीं हो जाती है। व्यवहारिक तब होगी जब उसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया जाए, सामने आपको दिखाई दे। तो मनोविज्ञान ऐसे इंटरनल मैटर था, दार्शनिक विषय था कि हाँ चलो ऐसा होता है, ऐसा कर लेते हैं। कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इस मनोविज्ञान के प्रायोगिक विकास का उदय हुआ। ठीक है, जैसे वो गांव पे मदारी वाले आते हैं ना, डुगडुगी बजाते हैं और सामने बैठे हुए आदमी के हाथ में 1 रुपये को 10 रुपया बना देते हैं। क्या वास्तव में वो 1 रुपये का 10 रुपया बना सकता है? अगर वो 1 रुपये का 10 रुपया बना सकता तो दिन भर भीख क्यों मांगता? वो घर ही बैठ के रुपये पे रुपये बना नहीं लेता। फिर वो करता कैसे है? वो भी मनोविज्ञान का ही हिस्सा है। समझ पा रहे हैं आप? पर वो प्रायोगिक है, व्यवहारिक है, जो व्यवहार में आप सभी 10 लोगों को, 20 लोगों के एक समूह को बिल्कुल बेवकूफ़ बना देता है कि हाँ, लोगों को ऐसा फील होता है कि 1 रुपये का इसने 10 रुपया बना दिया। एक रस्सी को ये सांप बना देता है, ऐसा लोगों को फील होता है और वो व्यवहारिक रूप से लोग उसे महसूस करते हैं। ये है प्रायोगिक अर्थात व्यवहारवादी बात। तो मनोविज्ञान तो दर्शन शास्त्र है, आत्मा है, पता नहीं क्या फलाना ढिकाना ढेर सारा हो गया, लेकिन व्यवहार में मनोविज्ञान को यथास्थिति किसी ने प्रस्तुत नहीं किया था। जिसका व्यवहारिक प्रदर्शन भी होना चाहिए। उस व्यवहारिक प्रदर्शन के लिए सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रायोगिक विकास होना चाहिए, इस पर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए व्यवहारिक रूप से। उसके लिए 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई। ध्यान से समझिएगा, 1879 में किस देश में? जर्मनी में। और जर्मनी के कौन से शहर? लिपजिंग नामक शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस देश में स्थापित की गई? जर्मनी में। किस शहर में स्थापित की गई? लिपजिंग में। किस व्यक्ति के द्वारा स्थापित की गई? उसका नाम है विलियम वुंट। विलियम वुंट नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापना किया था। अब आप पूछ सकते हो कि ये प्रयोगशाला गई कि है अभी, क्योंकि ये बात तो 1879 की है, आज से 100 साल 200 साल पुरानी है। जिसका उत्तर है नहीं, गई कहीं नहीं है।
आज इसका नाम बदल कर क्या हो गया है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया है। तो व्यवहारिक रूप से मनोविज्ञान को समझाने के लिए सबसे पहला प्रयोग एक प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में स्थापित की गई और उसको स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम विलियम वुंट है। आज इस प्रयोगशाला को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोगशाला में किस चीज़ पर कार्य किया गया, शोध किस पर होता था, चेतना पर। चेतना पर। आपके मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं ना, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। सिगमंड फ्रायड नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने मस्तिष्क को 3 वर्गों में डिवाइड किया था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, और उसकी तुलना बर्फ़ के टुकड़े से किया था कि जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैर रहा होता है तो उसका कुछ भाग ऊपर होता है, 80% भाग नीचे, यानी 70% पानी में डूबा होता है, 30% ऊपर होता है। उससे कंपेयर किया था। जो हम इस समय आप मेरी बात सुन रहे हो, उसे समझ रहे हो, ये आपका चेतन मन काम कर रहा है। लेकिन जब आप बीच बीच में कोई प्रश्न पूछ रहे होते हो तो आपका अचेतन मन कार्य कर रहा होता। सो चेतन मन, अचेतन मन। वैसे अचेतन मन के अंतर्गत आते हैं आपके स्वप्न आते हैं। सपने देखता है आदमी, रात में नींद में खोया हुआ सपने देख रहा है, जग नहीं रहा होता। चेतन मन शांत है, लेकिन अचेतन मन में क्रियाएं होती रहती हैं। तो चेतन मन पर कार्य करने का काम कहाँ पर किया गया था पहली बार, जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई प्रथम प्रयोगशाला में। तो किस चीज़ पर कार्य किया गया था इस प्रयोगशाला में, चेतना पर कार्य किया गया। बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो अभी मैं बता रहा हूँ वो 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो परीक्षा में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का विकास किस देश में हुआ, जर्मनी में। जर्मनी के किस शहर में हुआ, लिप्जिंग में हुआ। इस प्रयोगशाला का निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, विलियम वुंट। आज इस प्रयोगशाला को किस नाम से जानते हैं, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत किस तथ्य पर ज़्यादा जोर दिया गया, चेतन पर प्रयोग किया गया। चेतन क्या है, मन का एक भाग है, मस्तिष्क का एक भाग है। मस्तिष्क के 3 भाग बताए गए सिगमंड फ्रायड के द्वारा, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। हमारे मस्तिष्क का 70% हिस्सा क्या है, अचेतन, 30% क्या होता है, अर्धचेतन। चेतन अचेतन के बीच की अवस्था को अर्धचेतन कहते हैं। जैसे नींद में चलना, आदमी सोया रहता है लेकिन चल रहा होता है, इसको अर्धचेतन कहते हैं। यानी शरीर काम कर रहा है और आधा खोपड़ी सो रहा है, सामने दिख नहीं रहा कुछ, बस चलता ही जा रहा है, जो वो अर्धचेतन की स्थिति होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसका उत्तर क्या है, विलियम वुंट को ही कहा जाएगा, क्योंकि पहला लैब इसी ने स्थापित किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, इसका उत्तर है विलियम वुंट। नेक्स्ट, जब विलियम वुंट ने चेतन पर कार्य करना शुरू किया तो इनके ही ग्रुप में कुछ लोग थे जिन्होंने इनके इस एक्सपेरिमेंट का विरोध भी किया, समर्थन नहीं मिला। दुनिया में होता है ऐसे ही, विरोध और समर्थन से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो हुआ क्या, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैकडूगल, इनका नाम था विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने चेतन शब्द की निंदा की, चेतन शब्द की निंदा की। कई चेतना जो है उस शब्द की निंदा की। एग्जाम में भी कई बार पूछा है कि चेतना शब्द की निंदा करने वाला व्यक्ति कौन था, विलियम मैकडूगल। ठीक है निंदा तो कर दिए, तो इसके बदले कुछ उपाय भी तो सुझाना चाहिए। तो उन्होंने कहा चेतना शब्द का प्रयोग ना करो, ये गलत है, इसकी जगह क्या यूज़ करो, अंतःकरण शब्द का उपयोग किया जाए। तो ये भी पूछता है कि अंतःकरण शब्द को स्पष्ट परिभाषित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, विलियम मैकडूगल। एक पुस्तक इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, उस किताब में इन सब शब्दों पे चर्चा की है। उस किताब का नाम क्या है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कई बार टीईटी के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, 4 ऑप्शन रहेगा, उत्तर क्या होगा, विलियम मैकडूगल। ठीक है, बात स्पष्ट है। और भौतिकवाद का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है,
MF लांचे ने कल बताया था, एक पुस्तक कल होगी एक आज होगी, डेली आपको 2-3 पुस्तकें मिलती जाएंगी। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है भाई? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इसमें इन्होंने चेतना शब्द की घोर निंदा की और इसके स्थान पर कहा अंतःकरण शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए, चेतना शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गए कुछ फैक्ट जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब अगला टॉपिक आपका बनता है मनोविज्ञान के पक्ष। ठीक है, तो मनोविज्ञान के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। कौन कौन से? संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा क्रियात्मक पक्ष। मनोविज्ञान के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। एग्जाम में कई बार पूछा है कि हाय और हे शब्द जहाँ प्रयोग किए जाते हैं वो मनोविज्ञान के किस पक्ष का बोध करते हैं? तो जहाँ हाय हे सुख दुख वाली बात आएगी वो मनोविज्ञान के भावात्मक पक्ष का समर्थन करेंगे। जहाँ पर तर्क करने की बात, चिंतन की बात और कल्पना की बात आएगी वो किस पक्ष को संबंधित होगा? संज्ञानात्मक पक्ष को। और क्रियात्मक पक्ष में क्या क्या आता है? दौड़ना, चलना, खेलना, ये सब किस में आते हैं? क्रियात्मक पक्ष में आते हैं। तो मनोविज्ञान के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष का नाम ही क्रिया से संबंधित है, इसमें दौड़ना, चलना, खेलना, इन सभी बातों का समर्थन किया जाता है। और भाव में क्या आते हैं? सुख दुख, यही सब भाव है। हाय हे, इन सभी से इसका प्रकटीकरण होता है। ये हो गया भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या आएगा? तर्क, चिंतन, कल्पना, ये तीनों किस में आते हैं? एग्जाम में पूछ लिया कि तर्क मनोविज्ञान के किस पक्ष का समर्थन करता है? संज्ञानात्मक पक्ष। चिंतन किस पक्ष का समर्थन करता है? संज्ञानात्मक। और कल्पना? संज्ञानात्मक। इसे अंग्रेजी में कॉग्निटिव कहते हैं, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। तो मनोविज्ञान के कितने पक्ष हो गए? 3, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जो संज्ञानात्मक है उसे पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है, तर्क, चिंतन और कल्पना। ये तीनों तर्क, चिंतन और कल्पना संज्ञानात्मक पक्ष के भाग हैं। भावात्मक पक्ष में क्या? हाय हे सुख दुख, ये सब भावात्मक पक्ष के बोध धारक हैं। क्रियात्मक पक्ष में दौड़ना, चलना, खेलना, रोना, गाना, हंसना, ये सब आता है किसमें? क्रियात्मक पक्ष में। तो क्या ये आपको बात समझ में आई? कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी समझ में आया? आप इसके आगे शुरू करें। कोई कुछ क्वेरी करना हो, उसमें क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। आगे बढ़ाया जाए।